नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 30 का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम प्रथम भाग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि प्रथम भाग में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने पढ़ा था संक्रामक रोग के बारे में कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और संक्रामक रोग किस तरह से फैलते हैं। और हमने आपको बताया था कि संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। या साधारण सी भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि वायु द्वारा फैले जाने वाला जो रोग होता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो सबसे पहला जो संक्रामक रोग हमने पढ़ा था, मलेरिया के बारे में पढ़ा था कि मलेरिया रोग किस तरह से फैलता है। हमने आपको बताया भी था कि एक मादा मच्छर होती है जिसका नाम जो होता है वो एनोफ्लीज होता है। वो क्या करती है, वो मनुष्य के स्वस्थ व्यक्ति को काटती है और काटने के बाद उसका क्या करती है, काटते समय क्या करती है, रक्त को पीती है और रक्त पीते समय अपने जो जीवाणु है उस व्यक्ति के अंदर छोड़ देती है, जिससे उस व्यक्ति में 8 या 10 घंटे के भीतर ही क्या होती है, उन जीवाणुओं की संख्या दुगनी तिगनी हो जाती है और वह व्यक्ति मलेरिया रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो सबसे पहला रोग जो पढ़ा था हमने, संक्रामक रोग जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मलेरिया के बारे में पढ़ा था। और अब हम इसका इस पाठ में जो सेकंड जो रोग है वो है तपेदिक। क्या है, तपेदिक। तो चलिए तपेदिक के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तपेदिक बड़ा ही घातक रोग है। इस रोग को मृत्यु का कप्तान कहते हैं। तो देखो बच्चों, आपके बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, जीके कंपटीशन ऐसे होते हैं जहां पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर यहाँ से बन जाता है। क्या कहते हैं, मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहते हैं? तो मृत्यु का कप्तान तपेदिक रोग को कहते हैं। ध्यान रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आगे है, यह रोग अति कठिन रोग है। एक बार जब यह रोग हो जाता है तो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि इसको कई कई पीढ़ियों में चलता पाया गया है। मृत्यु ही इस रोग से छुटकारा दिला सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि तपेदिक रोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं और तपेदिक रोग को हम साधारण सी भाषा में टीबी के नाम से भी जानते हैं कि किसी को टीबी की शिकायत है कि टी से टीबी का रोग हो गया है। और यह रोग अनुवांशिक भी होता है, कई कई पीढ़ियों तक चलता जाता है कि जैसे आपके परदादा को कभी ये रोग हुआ होगा, फिर आपके दादा को रोग हुआ होगा, फिर आपके पापा को रोग हुआ होगा और फिर धीरे 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 ये आगे की पीढ़ियों में भी बढ़ता चला जाता है। इसे कहते हैं तपेदिक रोग। और ये रोग जो होता है वो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता है अगर इस रोग का उपचार हम सही समय पर सही तरीके से नियमों के अनुसार अगर ना करें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों वंश परंपरागत। यह रोग परंपरा के अनुसार हो जाता है। यदि यह रोग किसी बच्चे के माँ बाप या परिवार में अन्य किसी व्यक्ति को होता है तो उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि अगर किसी के परिवार में यह दिक्कत किसी को पहले हुई थी तपेदिक की, तो उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी इस रोग को देखा जा सकता है। इसके बाद है गंदगी एवं खुले स्थान का अभाव। जो खुले स्थान होते हैं या गंदगी वाले स्थान होते हैं उनके कारण भी यह रोग क्या होता है, फैलता है। देश के अधिकांश जनता गंदे और बंद स्थानों पर रहती है। वे जिन स्थानों पर रहते हैं वहां वायु और सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। अशुद्ध वायु और गंदे स्थानों पर रहने से व्यक्ति को जितनी शुद्ध वायु की प्रतिदिन आवश्यकता होती है वह नहीं मिल पाती, जिसके कारण
उसका रक्त शुद्ध नहीं हो पाता, इसीलिए उनको यह भयानक बीमारी घेर लेती है। तो एक तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि ये वंशानुक्रम भी होता है। दूसरा क्या कारण है कि कुछ स्थानों पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश, वायु नहीं पहुँच पाती है। जो जितनी व्यक्ति को शुद्ध वायु मिलनी चाहिए उतनी व्यक्ति को नहीं मिलती है, जिसके कारण यह रोग उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और इस भयानक बीमारी से वह रोग व्यक्ति जो है वो ग्रस्त हो जाते हैं। अगला है बच्चों निर्धनता, यानी कि गरीबी। यह एक कटु सत्य है कि हमारे देश के अधिकांश लोग गरीब हैं, इसीलिए न तो वह अच्छा स्वास्थ्यकर मकान किराए पर ले सकते हैं और न ही पूर्ण भोजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बीमारी हो भी जाए तो इलाज भी नहीं करा सकते, इसीलिए छोटी सी बीमारी फिर भयानक रूप सामना करना पड़ता है। यानी कि इस छोटी सी बीमारी का भयानक रूप जब हो जाता है तो व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों कि निर्धनता क्या है, एक अभिशाप के समान है। और जो निर्धन व्यक्ति होता है वो ना ही अच्छे मकान में रह सकता है, ना ही अच्छा भोजन कर सकता है, और धीरे धीरे क्या होता है, यह रोग ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा घेरता है। और जब ये बीमारी उनमें पनप जाती है, बढ़ जाती है, तो ऐसे में इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद भी वो अपना इलाज भी अच्छे से नहीं करा पाते। अगला है बच्चों पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा क्या है? इस रोग में 15 से 30 वर्ष की स्त्रियां अधिकांशतः मरती हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें पर्दे के अंदर रहना पड़ता है, जिससे शुद्ध वायु का अभाव रहता है, इसलिए उनको यह बीमारी अधिक होती है। आपने देखा होगा अपने आसपास भी, अपने परिवार में भी, कि बहुत सारी स्त्रियां हमेशा घूंघट करके ही रहती हैं। घूंघट करने से क्या होता है कि उनको जो पूर्ण रूप से स्वस्थ जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती है, शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है, जिससे इस रोग की यानी कि तपेदिक की उत्पत्ति उन स्त्रियों में अधिक देखी गई है। और उससे क्या होता है, उन स्त्रियों की मृत्यु तक हो जाती है जिन्हें शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती। अगला है बच्चों संतुलित भोजन का अभाव। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? देखो बच्चों, हमारे भोजन में जो है वो 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल। ये 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, और इनकी कमी से क्या हो जाता है, इनकी कमी से हमें बहुत से रोगों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी देखा होगा आपने कि जब हम विटामिन्स नहीं लेते हैं या प्रोटीन नहीं लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की कमी हमारे शरीर में देखने को मिलती है। तो चलिए पढ़ते हैं इससे आगे। हमारे भारतवासियों का भोजन संतुलित नहीं होता क्योंकि लोगों को भोजन के तत्वों का पता ही नहीं है। यही नहीं पता कि चावल में क्या पाया जाता है, चीनी में क्या पाया जाता है, हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, जो आप आटा खाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, जो आप फल खाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ये अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि बहुत से लोग कुछ तो जानना ही नहीं चाहते और कुछ पढ़े लिखे नहीं होते। इसकी जो अज्ञानता है, भोजन से संबंधित जो अज्ञानता है लोगों के अंदर, वो बहुत ही घातक सिद्ध होती है उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है। जैसे कि आप हरी अगर पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उनसे हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलेगा, प्रोटीन हमें किससे मिलेगा, है ना। तो इसकी हमें जानकारी सही रूप से होनी चाहिए, पूर्ण रूप से होनी चाहिए, तभी हम संतुलित आहार को ग्रहण अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्ण तत्व भी नहीं हो पाते, इसीलिए पूर्ण भोजन को लगातार लेने से इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि आपने आधुनिक युग में देखा होगा, अब जो वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान समय में लोग पौष्टिक भोजन को छोड़कर आजकल जो चाइनीज़ फूड है
उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं अपने दैनिक जीवन में। लेकिन हमें चाइनीज़ फूड को नज़रअंदाज करते हुए अपने पौष्टिक भोजन को ही अपने दैनिक जीवन में ग्रहण करना चाहिए, तभी व्यक्ति रोगों से मुक्त हो सकता है। अगला है बच्चों बाल विवाह। बाल विवाह अशिक्षा के कारण ही लोग यह नहीं समझते कि बाल विवाह के क्या लाभ तथा क्या हानियां हैं। जल्दी शादी हो जाने से जनसंख्या की वृद्धि शीघ्र होने लगती है। घर में अधिक बच्चे हो जाने से उनको अच्छा भोजन, वस्त्र, शिक्षा कुछ भी नहीं मिल सकती। इसीलिए यह भी एक कारण इस बीमारी को बढ़ाने का है। क्या है? अगर देखो बच्चों, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो लड़कियों को पढ़ाना सही नहीं समझते आज के समय में भी, वो क्या करते हैं, अपनी जो बच्चियां हैं उनका जल्दी विवाह कर लेते हैं। जल्दी विवाह से वो जल्दी माँ भी बन जाती हैं, जबकि उनके शरीर में इतनी कमियां उस चीज़ से हो जाती है। जब वो माँ बनती है तो उनका शरीर उस लायक नहीं होता कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। अगर वह बच्चे को जन्म भी दे रही हैं तो उनकी इतनी देख रेख अच्छे से नहीं हो पाती कि वो आगे अपने जीवन को चला सके। इससे क्या होती है, कभी कभी तो कुछ स्त्रियों की मृत्यु तक हो जाती है। तो यह एक बाल विवाह बहुत बड़ा कारण है इस बीमारी को बढ़ाने का। अगला है अशिक्षा। निर्धनता के कारण ही देश में अशिक्षा है। देखिए बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं, किसी के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो एजुकेशन कैसे लेगा, जबकि आज के समय में एजुकेशन मस्ट है और शिक्षा बिना पैसों के नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती? क्योंकि आप कोचिंग देख लीजिए, कोचिंग क्लासेस में आप देखिए या आप किसी भी अच्छे स्कूल में देखिए, तो वहाँ पर आपको अपनी फीस तो पे करनी ही पड़ती है, जमा करनी ही पड़ती है, तभी आपको उस संस्था से जोड़ा जाता है। बिना पैसे की शिक्षा कैसे दिलाई जा सकती है? जब व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान ही नहीं हो तो वह अपना बचाव क्या कर सकता है? वह तो अपना एक दूसरों का या किसी का भी भला नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी सरकार को चाहिए कि वह देशवासियों को शिक्षित बनाए, यानी कि सभी को एजुकेशन में पढ़ाई सभी को अच्छे से मिलनी चाहिए। सभी को शिक्षा देने का अधिकार किसका है? सरकार का है। कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा के बिना ना रहे। अगला है बच्चों रोग के लक्षण। रोग के लक्षण है, वह रोग सबसे पहले फेफड़ों में पनपता है और जब इस रोग का प्रभाव फेफड़ों पर होता है तब इस बीमारी के लक्षण निम्नलिखित होते हैं। ये रोग कहाँ फैलता है? फेफड़ों में। अगर ये रोग हो जाए तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे? रोगी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। धीरे क्या कमजोर हो जाता है? उसकी भूख कम होने लगती है, वो थोड़ी ऊर्जा की उसमें कमी होने लगती है, वीकनेस आने लगती है, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता, शरीर थका थका सा रहने लगता है, आलस्य आता है और किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती। जब उसमें कमजोरी होगी, वो खा ही नहीं पाएगा तो क्या होगा? आलस्य आएगा और इसकी किसी भी कार्य को करने की इच्छा नहीं रहेगी। शरीर का भार कम हो जाता है, वजन कम होने लगता है, रंग में पीलापन आ जाता है क्योंकि उसमें ब्लड की कमी भी होने लगती है। जब वो खाएगा पिएगा ही नहीं, उसके शरीर में कोई आहार जाएगा ही नहीं, भूख नहीं लगेगी तो उसका रंग पीला पड़ने लगेगा, भूख नहीं लगती है। इन सभी का कारण क्या है कि भूख नहीं लगती है। भूख ना लगने से ही वो कमज़ोर भी होगा, उसे आलस्य भी आएगा, काम करने की इच्छा भी नहीं होगी, शरीर का वजन भी कम होने लगेगा और वो पीला भी पड़ने लगेगा। मुख्य जो कारण है वो है भूख ना लगना, क्योंकि भूख अगर नहीं लगेगी, व्यक्ति खाना बंद कर देगा तो उसके शरीर में ये सभी कमियां आने लग ही जाएंगी। इसके बाद है रोग का उपचार। तो रोग का उपचार किस तरह से करना चाहिए? रोग का संदेह होने पर किसी योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए। जो अच्छा डॉक्टर हो उसी का हमें परामर्श सलाह लेनी चाहिए। शुद्ध वायु के सेवन के लिए टहलना चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए और शुद्ध वायु को ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में क्या है? ऊर्जा की उत्पत्ति होगी और रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमें प्राप्त होगी। सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
क्या करना चाहिए, रोगी को खुद भी साफ रहना चाहिए, जिस घर में वो रह रहा है उस घर को भी साफ रखना चाहिए, जिस स्थान पर जिस कमरे में वो रह रहा है उसकी भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए। इस रोग में सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रोगी को पूरा आराम करना चाहिए। रोगी को ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहिए जिससे उसे थकावट महसूस हो या उसकी अधिक ऊर्जा ठीक है बच्चों, उसकी अधिक ऊर्जा क्या है, उसकी अधिक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए खत्म, और उसको पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये है जो पाठ है, इसका जो द्वितीय भाग है वो आज हमने आपको पढ़ा दिया है। सभी बच्चों को यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप विद्यालय में आकर भी हमसे इस पाठ के बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हम आपको विद्यालय में इस पाठ के बारे में बताने के लिए भी तत्पर हैं, यानी कि तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।